हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग भारतीय इतिहास में बात किया जा रहा है और इसमें हम लोगों ने मौर्य काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज हम लोग बात करेंगे अशोक पर। ठीक है, अशोक पर एक लेक्चर हो चुके हैं और आज आप लोगों का अशोक खत्म हो जाएगा और कल हम लोग मौर्य प्रशासन और संबंधी सामाजिक चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो अशोक है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया है, किस प्रकार का शासक था और उसको क्यों महान बोला जाता है और उसने क्या क्या कार्य किए हैं, वो सारी बातें हम लोग किए हैं। और आज उसकी जो बची हुई बातें हैं वो आज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अशोक के जो 14 शिलालेख पाए जाते हैं, वैसे तो 40 प्लस है, छोटे बड़े ताम्रपत्र हैं, पांडुलिपियाँ हैं, ये सारे मिलाकर अशोक के कम से कम लगभग 40 प्लस अभिलेख जो पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें से जो 14 सबसे बड़े अभिलेख पाए गए हैं वो 14 शिलालेख हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो अशोक के संबंध में जो अभिलेखों में बातें की गई हैं, जो सबसे ज़्यादा इतिहास पता चलता है उसी से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अशोक के 14 शिलालेखों में जो वर्णित बातें हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यहाँ देखेंगे कि अशोक किस प्रकार से धर्म की नीतियों को अपनाता है, धर्म के बारे में क्या कहता है, और अशोक को यहाँ पर देखेंगे कि अशोक क्या क्या आदेश देता है राज्य अधिकारियों को, पदाधिकारियों को और राज्य की जनता को, और किन किन चीज़ों पर रोक लगाता है धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अशोक का शिलालेख है। ठीक है, सबसे पहले यही बात जानिए कि अशोक के शिलालेख किसने सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, सब पहले खोजा कब गया, यही बात करते हैं। 1750 ईस्वी में पहली बार अशोक के शिलालेख खोजे गए और किसने खोजा था? टिफेंथेलर ने। ठीक है, टिफेंथेलर जो है एक व्यक्ति है, ब्रिटिश व्यक्ति है, ब्रिटिश विद्वान है। ठीक है, उसने पहली बार 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की। फिर उसके बाद देखिए कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, कौन है? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ये भी ब्रिटिश व्यक्ति है और इसी ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अशोक के जो अभिलेखों की खोज हुई, जो शिलालेख मिले पाए गए वो 8 स्थानों से पाए गए थे। कितने स्थान है? 8 स्थान। कल आप लोगों को बताया गया था कि 8 स्थान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कल आप लोग देख कर वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन कौन से 8 स्थान हैं, कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, भारत के 8 स्थान से प्राप्त किए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप समझिए। ठीक है, समझते रहेंगे तो घटनाएं याद रहेंगी और जब घटनाएं याद रहेंगी तो इतिहास एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि अशोक के 14 शिलालेखों में क्या बातें की गई हैं। अगर पहले शिलालेख की बात करें, यहाँ देखिए पशु बलि की निंदा की गई है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि उत्सवों का जो उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, उनकी भी निंदा की गई है और यहाँ पर धर्म की बातें की गई हैं। फिर उसके बाद देखिए पशु बलि की निंदा, यही ज़्यादा पूछता है कि पशु बलि की निंदा अशोक ने किस शिलालेख में किया है, तो पहला ही शिलालेख है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा जो है मनुष्य व पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करता है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करता है। तीसरा शिलालेख देखिए अधिकारियों को आदेश देता है कि धार्मिक नियम बनाता है, अल्प व्यय और बचत को धर्म मानता है। ठीक है, तो उसने अधिकारियों को आदेश क्या दिया? अधिकारियों को आदेश दिया कि आप प्रत्येक 5 वर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर आप लोग धर्म यात्रा यानी कि धर्म निरीक्षण कर जाइए। ठीक है, वहाँ पर घूमने का बात कहा है, घूमने का, निरीक्षण करने का, देखने का, प्रचार प्रसार करने का वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति करता है। 5 वर्ष के बाद वहाँ पर उनको जाना रहता है। वो किसमें है? तीसरे अभिलेख में। ठीक है, तीसरे अभिलेख में वहाँ पर धर्म अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वहाँ पर वो धर्म यात्रा पर जाएं और 5 वर्ष के पश्चात जाएं। 5 वर्ष पर एक बार जाना रहता है। ठीक है, तो वो धर्म प्रचार प्रसार के लिए बात करता है। फिर उसके बाद देखिए धार्मिक नियम बनाए जाते हैं तीसरे अभिलेख में। फिर अल्प व्यय और बचत को अशोक जो है धम्म की बात मानता है कि वो धर्म होता है। ठीक है, अल्प व्यय और बचत जो है धम्म की बात मानता है, धम्म मानता है उसको। चौथे शिलालेख में देखिए धम्म संबंधी नियम इसमें भी बनाए गए हैं और जो कुछ नियम जो है आप देखेंगे कि तीसरे अभिलेखों में मिलती है। फिर उसके बाद देखिए 5वां अभिलेख जो है
अशोक का। उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि धर्म गुरुओं की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और छठवां अभिलेख देखिए कि वहाँ पर आम नियंत्रण के बारे में बात करता है, यानी कि जो प्रजा के नियंत्रण के जो संबंधी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से होंगे। फिर प्रजा के कार्यों के लिए सूचना भी देता है कि उनको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से रहन सहन होगा, वो सारी बातें जो हैं छठवें अभिलेख में मिलती हैं। शिलालेख आप लोग समझिएगा, 14 शिलालेख अभिलेख बहुत सारे हैं। अभिलेखों में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे शिलालेख आ गए, लघु शिलालेख आ गए, ताम्रपत्र आ गए, पांडुलिपियाँ आ गई, ये सारे अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम अभिलेख बोल रहे हैं तो आप लोग शिलालेख उसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि जो 7वां और 8वां अभिलेख है, अरे शिलालेख है, 7वां 8वां शिलालेख है, उसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। अशोक के तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख है वो आपका 7वां और 8वां अभिलेख शिलालेख में देखने को मिलता है। कौन कौन से तीर्थ यात्रा कब गया, कपिल वस्तु है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, बोध गया है, श्रावस्ती है, तो इस तरह से उसने यात्रा किया है। और फिर उसके बाद रूमिन दे गया है, तो वहाँ पर ये बातें देखने को मिलती है 7वां और 8वां अभिलेख में, शिलालेख में। 9वां शिलालेख में देखेंगे इसकी समारोह पर प्रतिबंध लगाता है, उसकी निंदा करता है। ये जो जन्म हो गए, जो उत्सव हो गए, जो समारोह हो गए, उन पर जो उत्सव मनाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 10वां जो शिलालेख है इसका, राजा व पदाधिकारी को केवल प्रजा के हित के बारे में सोचने का वहाँ पर आदेश देता है, यानी कि राजा और जो प्रजा है, राजा और पदाधिकारी है, वो सिर्फ प्रजा के हित के बारे में ही सोचें। फिर उसके बाद देखिए ख्याति और गौरव की भी निंदा इसमें की है, यानी कि पद की निंदा किया है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो गर्व की बात आती है, गौरव की बात आती है, उसको उत्साह मनाने की बात आती है, उसकी भी निंदा वो करता है। फिर इसके बाद देखिए कि 11वां शिलालेख में धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट माना है, ठीक है। अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट माना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अशोक का जो धम्म है उसको क्या बोला गया है, धर्म, ठीक है। धर्म से इसकी व्याख्या की जाती है कि अशोक का धम्म ही क्या है, धर्म है, ठीक है। और वहाँ बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में देखा गया था कि बौद्ध संघ जो है, बुद्ध संघ और उस तरह से जो चीज़ें हैं, त्रिरत्न की बात की जाती है, एक शब्द वहाँ पर भूल रहा है, तो वहाँ पर उसको ध्यान दीजिएगा कि जो वहाँ पे धम्म है, बुद्ध धम्म और संघ जो है, 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। तो जो धम्म है वो वहाँ पर भी वो धर्म की चीज़ें लेकर चलता है। फिर उसके बाद देखिए कि 12वां शिलालेख में इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। 12वां शिलालेख यहाँ पर देखिए कि सभी प्रकार के विचारों को सम्मान किया जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए कि धर्म सहिष्णुता की बात की जाती है। और इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं वो सभी धर्मों को आपसी समन्वय बनाकर लेकर चलते हैं। उनका एक विशेष धर्म रहता है, लेकिन वो अपने राज्य में सभी धर्मों को संरक्षण देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि विचारों और समान अधिकारियों का उल्लेख है इसमें, जो सामाजिक अधिकारी हैं, ठीक है, उनके उल्लेख है। फिर इसके बाद देखिए कि समकालीन राजाओं का उल्लेख है। फिर इसके बाद दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख है, और इसमें देखेंगे कि श्रीलंका के राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक बात समझ लीजिए कि जो राजाओं का उल्लेख है, ठीक है, राजाओं का उल्लेख, राज्यों का उल्लेख, ठीक है। और ये जो समकालीन राजा है, यहाँ पर विदेशी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे एंटियोकस हो गया, गोनस हो गया, मगस हो गया, और फिर इसके बाद देखेंगे कि टालमी हो गया। इन सारे राजाओं का उल्लेख जो है 12वें शिलालेख में मिलता है। और वहाँ पर चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख भी इसमें मिलता है। श्रीलंका के राजाओं का भी उल्लेख मिलता है 12वें शिलालेख में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 13वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कलिंग युद्ध के बारे में, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, और 13वां शिलालेख इसकी बात करता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है, हाथी गुम्फा का अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा का अभिलेख है। हाथी गुम्फा का अभिलेख ये है, खारवेल का है, ठीक है, खारवेल का कलिंग का राजा। ये कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया तो कलिंग का राजा जो था वो नंदराज था, ठीक है। कौन था? वो नंदराज, कलिंग का उसमें राजा था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी पूछ दे कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, तो उसमें कलिंग का राजा कौन था? वहाँ पर नंदराज था। और कलिंग की राजधानी जो है तोसली है, कलिंग की राजधानी जो है तोसली है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और तोसली देखेंगे कि वहाँ पर
और अशोक के प्रांतों की राजधानियाँ भी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि 14वां शिलालेख जो है अशोक का प्रजा को धार्मिक जीवन जीने का संदेश देता है। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से एक राजा जो है, एक शासक जो है, इतने बड़े साम्राज्य का शासक है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु तक वहाँ पर उसके साम्राज्य की सीमाएँ फैली हुई हैं, फिर भी वह धर्म की बातें करता है, धम्म की बात करता है। और वो आदेश क्या क्या देता है अपने प्रजा को, अधिकारियों को, और नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, वो सारी बातें जो हैं अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है और यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक राजा किस प्रकार से अपने प्रजा को संबोधित कर रहा है, किस प्रकार से अपने शासन प्रशासन को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि विद्वानों का मानना है कि अशोक ने युद्ध नीतियों का त्याग तो किया, लेकिन वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई। स्टीफन टेलर व्यक्ति था। और 1837 ईस्वी में आप देखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा वहाँ पर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली। और अशोक के शिलालेख जो है भारत के 8 राज्यों से, 8 प्रांतों से प्राप्त होते हैं, 8 क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप वहाँ पर शब्द प्रयोग कर सकते हैं, प्रांत, क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र। ठीक है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए कि अशोक के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति भी होती है। फोर्थ बौद्ध संगति, चौथी कह रहे हैं, सॉरी, चौथी नहीं, तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरी बौद्ध संगति कब होती है? 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति होती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो मोगलीपुत्र तिस्स है। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है वो मोगलीपुत्र तिस्स है। और ये कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध संगतियों में हमने आप लोगों को बताया था। और इसी तृतीय बौद्ध संगति में आप देखेंगे कि अभिधम्म पिटक की रचना की जाती है। ठीक है, अभिधम्म पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगति में की जाती है। और वो किसके शासनकाल में हुई होती है? अशोक के शासनकाल में हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और ये सारी बातें जो है अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। और यहाँ पर इतनी बातें जो है अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। और यहाँ पर देखेंगे कि इससे बाहर अगर अशोक के शिलालेखों से प्रश्न बनाए जा रहे हैं तो इससे बाहर आप लोगों के लिए कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखते रहेंगे तो लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें याद रखिए और ध्यान दीजिए। और फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में मौर्य प्रशासन संबंधी बातों को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।